हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्कूल पी। मैं अमृत कौर पिलानिया वापस आ गई हूँ आपका एक क्लास 8 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर। करते हैं स्टार्ट कॉलोनियल से। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है वो पढ़ लेते हैं। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, subjugating यानी दबाना, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought in its values and taste, customs and practices. देखिए कॉलोनियल शब्द का मतलब क्या होता है? एक कॉलोनी बना के रखना। ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने हमें, हमारे जो राजा हम पर रूल किया करते थे उन्हें हराया, और ये जो प्रजा थी भारत की, इस पर अपना खुद का राज स्थापित कर दिया। वो इस प्रजा को अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे, अपने फायदे के लिए यूज करते थे। इसी चीज को कहते हैं कॉलोनी होना। ठीक है, ब्रिटेन की इतनी सारी कॉलोनीज थी एक टाइम पे पूरी दुनिया में कि ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी ना किसी ब्रिटेन की कॉलोनी में हमेशा दिन निकला रहता था। इतनी सारी कॉलोनीज ब्रिटेन की थी दुनिया में। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आज के दिन भी इन द 21st सेंचुरी फ्रांस एंड ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं। माइक्रोनेशिया में है, ठीक है, इंडियन ओशन में है। आप चेक कीजिएगा, अगर आप मैप को जूम करके देखेंगे गूगल अर्थ पे, आपको बहुत सारे आइलैंड्स के नीचे फ्रांस लिखा दिखाई देगा। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि फ्रांस में आज के दिन में 11 टाइम जोन्स हैं। फ्रांस की इतनी सारी कॉलोनीज अलग अलग जगहों पे है कि वो अलग अलग टाइम फॉलो करती है। भारत में एक टाइम फॉलो होता है ना पूरे इतने बड़े कंट्री में, फ्रांस छोटा सा कंट्री है, फिर भी वहां पे 11-12 टाइम जोन्स फॉलो होते हैं। ठीक है, when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. एक देश ने दूसरे देश पर हमला किया, वहां की जनता को अपने फायदे के लिए यूज किया, वहां की जनता को कंट्रोल किया, उनके डिसीजंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। इसी चीज को कहते हैं कोलोनाइजेशन। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमारा अतीत, ठीक है, क्योंकि हर ग्रुप का, सोसाइटी के हर ग्रुप का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम कह रहे हैं हमारे अतीत। उन सभी ग्रुप्स के अतीतों की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें डिस्कस करने के मकसद से हमने इस किताब का भी नाम रखा है हमारे अतीत, नॉट हमारा अतीत। समझे आप? क्योंकि एक, अगर मान लीजिए भारत में कोई रूलर है, तो क्या पता वो किसानों के लिए अच्छा हो लेकिन बिजनेस क्लास के लिए इतना अच्छा ना हो। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी बिजनेस वालों के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने एक टाइम पे तकरीबन 97% तक टैक्स इंपोज कर दिया था बिजनेस पे, लेकिन उनका नारा था गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा था। उनका टारगेट पॉपुलेशन कौन सी थी? वो पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। तो कोई भी शासक अलग अलग सोसाइटी के वर्गों के लिए अलग अलग तरीके के काम करता है, और उस शासक के टाइम पीरियड का इन सोसाइटी के ग्रुप्स पर अलग अलग असर पड़ते हैं। इसीलिए हम सबके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे कि किसानों पर अंग्रेजों का क्या फर्क पड़ा, जो मर्चेंट क्लास थी यानी जो बिजनेसमैन क्लास थी उस पर अंग्रेजों का क्या फर्क पड़ा, नवाबों ने कैसे सफर किया अंग्रेजों के अंडर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? आप एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ चुके हैं, आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से सोर्सेज यूज होते थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आपने अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, मैंने आपको बताया है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी मटके, लोगों के घर, कॉइन्स, ये सारी चीजों के बेसिस पे हमने एक इतिहास क्रिएट करने की कोशिश की है, जोड़ के कहानी बनाने की कोशिश की है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री यानी अंग्रेज जो थे वो हर एक चीज को लिख के रखते थे।
उन्होंने मान लीजिए अगर एक सीनियर ने अपने क्लर्क को भी कोई ऑर्डर दिया है तो वो भी रिटर्न में आता था। इतना सारा रिटर्न इतिहास है हमारे पास कि इस इतिहास में शंका का जो मतलब परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है। कंफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। Administration produces records. One important source is the official record of the British administration. एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स या स्रोत इतिहास, ब्रिटिश इतिहास को पढ़ने का है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स को का मानना था कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज लिख के रखना बहुत जरूरी है, वो याद भी रहती है और फ्यूचर में एक प्रूफ का काम भी करती हैं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उसमें। ठीक है। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. हर चीज को लिख के रखो। ये जो डायरी राइटिंग का जो कंसेप्ट आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कैसे डायरी लिखते हैं, डियर डायरी, फलाना हुआ आज दिन में, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, ये सारी चीजें लास्ट में योर्स लविंगली, ओके, 8 बजे 9 बजे, ये जो आप फॉर्मेट सीख के आए हैं ना स्कूल में, ये ब्रिटिशर्स की ही देन है। डायरी एंट्री यानी हर चीज को लिख के रखो, दिन में अगर कुछ भी हुआ है उसे नोट डाउन कर लो, यही तो बात हम कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए कि आर्काइव भरे पड़े हैं उनके रिकॉर्ड से। Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produces an administrative culture of memos, notings and reports. देखिए क्या है, एक कोई भी मान लीजिए गवर्नर जनरल था, उसने एक डिसीजन ले लिया कि किसानों पर हम एक एडिशनल टैक्स लगाएंगे। अब उसने क्यों ये टैक्स लगाया, इस पर फिर डिबेट किया जा सकता है। कोई फैक्ट हमने इतिहास से प्रोड्यूस कर लिया, एविडेंसेस से प्रोड्यूस कर लिया, उसके ऊपर फिर बहुत कॉन्शियसली डिबेट किया जा सकता है, उसके अलग अलग पहलुओं को छानकर देखा जा सकता है। एंड इतिहास इज ऑल अबाउट रीजंस एंड डेट्स। ठीक है। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. So, they set up record rooms attached to all administrative institutions. The village Tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. देखिए, बात यह है कि ब्रिटिशर्स का मानना था कि चीजों को जो नोट करके हमने लिखी हुई है उनको संभाल के रखना, प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जितने भी उनके ऑफिसर्स थे, चाहे तहसीलदार का ऑफिस है या कोई कोर्ट है, उसके साथ ऐसे कमरे बनवा दिए जहां पर ये पूरा रिकॉर्ड पेपर बाय पेपर स्टोर किया जा सके। ओके, इसी चीज को हम कह देते हैं क्या, रिकॉर्ड रूम। इन कमरों को जिनमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता था, दे वर कॉल्ड रिकॉर्ड रूम्स। इसके अलावा आर्काइव्स यानी जहां पे स्पेशली कुछ इवेंट्स के ऊपर आपको डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री मिल जाएगी, वो चीजें, वो उस टाइप की चीजें भी इन्होंने बनाई। म्यूजियम्स बनाए जहां पे ना सिर्फ रिटन रिकॉर्ड्स बल्कि उनके द्वारा अगर कोई पेंटिंग बनवाई गई है, किसी गवर्नर जनरल ने पेंटिंग बनवाई है, तो वो भी स्टोर करके रखी जाती थी। Letters and memos that moved from one branch of the administration to the other in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district level officials prepared, or the instructions and directives that were sent by officials at the top of provincial administrators. आज के दिन भी आप आज से 150 साल पहले अगर कोई ऑर्डर जारी किया गया था उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कहाँ? आर्काइव्स में जाकर, जहां ये सारा डेटा ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने बहुत केयरफुली प्रिजर्व किया है। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. एक वर्ड आ गया यहाँ पे, calligraphist। बताओ भाई क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैं ए लिख दूं ऐसे, एक मैं बहुत ध्यान से इसको मतलब फॉर्मेशन पे ध्यान दूं और इसको बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करूं, एक फूल पत्ती यहाँ लगा दूं, एक फूल पत्ती यहाँ लगा दूं, इसको कहते हैं कैलीग्राफी। यानी राइटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग वेरी ब्यूटीफुली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैलीग्राफी, एंड द पीपल हु राइट वेरी ब्यूटीफुली आर कॉल्ड कैलीग्राफिस्ट। तो ये जितना भी रिकॉर्ड था, जब से अंग्रेजों ने भारत में रिकॉर्ड्स लिखने शुरू किए, उस टाइम से लेके रिसेंट पास्ट तक का जितना भी इतिहास था, उसको कुछ डेकेड्स पहले कैलीग्राफिस्ट यानी जो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते हैं,
उन्होंने इस पूरे हिस्ट्री को कॉपी किया और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में उसके नोट्स बनाकर रख दिए। दैट इज by those who are specialized in the art of beautiful writing। भाई ना कैलीग्राफिस्ट का मतलब मैंने आपको समझाया, जो अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में चीजें लिखते हैं। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस फेमस हुई फिर आज से तकरीबन 150 साल पहले, तो ये जो कैलीग्राफिस्ट लिख के गए थे उसी चीज को हमने प्रिंट कर करके आज तक स्टोर करके रखा हुआ है। आप अगर आज से 30 साल के बाद इस किताब को पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी जो 30 इयर्स के बाद की एनसीईआरटी आएगी, उसमें आप देखेंगे कि ये भी लिखा मिलेगा कि ये सारा जो रिकॉर्ड है ये सरकार के एक पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया गया है, ये भी आएगा। टेक्नोलॉजी एडवांस होएगी तो इसके साथ साथ हमारा जो मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री है ये भी अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ये 1920s में स्थापित किया गया था, ये नई दिल्ली में है। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to Viceroy Regal Palace. This location reflects the importance of these institutions that the British imagined। देखिए कि मतलब ये बहुत उनके एक इम्पोर्टेंट पैलेस के पास ही ये आर्काइव और म्यूजियम था। ये दर्शाता है कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स कितना वैल्यू करते थे हिस्ट्री को, कितना वैल्यू करते थे फैक्ट्स को। Reports to the Home Department in the 1946, the colonial government in India was trying to put down mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy। Royal Indian Navy जो उस टाइम पे हमारी नेवी थी 1946 में, उस पे लोगों ने बगावत कर दी थी, तो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश सरकार। Here is a sample of the kind of report the Home Department got from the different dockyards। अलग अलग जो डॉकयार्ड्स यानी अलग अलग जो शिप्स को रखने की जगहें थी वहां पे से जो ये रिकॉर्ड्स होम मिनिस्ट्री के पास उस टाइम पे गए, उसका एक सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे। बॉम्बे से आया, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर द शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। बॉम्बे ने कहा कि भाई अरेंजमेंट कर दी गई है कि नेवी की जितनी भी शिप्स है ना उसको आर्मी ओवरटेक करके ले आएगी, और जो रॉयल नेवी थी यानी ब्रिटिशर्स की जो रॉयल नेवी थी उसको हार्बर यानी जो बंदरगाह था उस तक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कराची ने कहा 301 म्यूटिनियर्स आर अंडर अरेस्ट, यानी 301 लोग जो रिवोल्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड। और भी कुछ है जिनके ऊपर उनको शक था, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री गार्ड। जितनी भी उनके एस्टैब्लिशमेंट्स थी, शिप्स वगैरह जहाँ खड़ी थी, उनको मिलिट्री ने कवर कर लिया था। ये कराची से आया है, हमने इससे पहले पढ़ी थी बॉम्बे की। विशाखापट्टनम, the position is completely under control and no violence has occurred। विशाखापट्टनम यानी विशाखापट्टनम ने कहा कि पोजीशन या सिचुएशन completely under control है, कोई वायलेंस नहीं हुआ है। Military guards have been placed on ships and establishment। वही जो पिछले दो लोकेशंस पे हुआ था, मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया गार्ड्स ने। No further trouble is expected except that a few men may refuse to work। इससे ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, डिसाइड्स कि कुछ शायद जो नेवी के बंदे हैं वो काम करने से मना करते हैं। ये 3-4 अलग अलग जगहों से आए हुए एक ही सिचुएशन के रिकॉर्ड्स हैं। सर्वेज बिकेम इम्पोर्टेंट। हम पढ़ रहे थे आर्काइव्स के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में, तो सर्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पढ़ लेते हैं। The practice of surveying also became common under the colonial administration। colonial शब्द का मतलब आप समझ चुके हैं, तो सर्वेइंग की जो प्रैक्टिस थी वो इंपॉर्टेंट क्यों थी? The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश को सुचारू रूप से चलाने से पहले जरूरी है कि उसका सर्वे किया जाए, लोगों को समझा जाए। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country। सर्वेज किए जा रहे थे अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी का क्या मतलब है? 1801 से लेकर 1850 का जो ये टाइम था, इस टाइम पे सर्वेज किए जा रहे थे भारत को समझने के लिए कहाँ पे कौन सी जनसंख्या रहती है, कौन सी जनसंख्या अमीर है, कौन सी गरीब है, कौन सी में किसान वर्ग ज्यादा है, ये सारी बातें। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड।
इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। रेवेन्यू यानी कि कौन से गांव से ज्यादा धनराशि इकट्ठी की जा सकती है, कौन से गांव में फसल अच्छी होती है, ये सारी बातें विलेजेस से सर्वे करके निकाली जा रही थी। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ये क्यों किया जा रहा था? ताकि वहां की जमीन को समझा जा सके, वहां की मिट्टी की क्वालिटी को समझा जा सके, अलग अलग गांव की मिट्टी की क्वालिटी को, फ्लोरा यानी जो प्लांट्स हैं वहां के, फौना यानी जो एनिमल्स हैं वहां के, उनको समझा जा सके, लोकल हिस्ट्रीज जानी जा सके, ठीक है, एंड क्रॉपिंग पैटर्न समझा जा सके कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो गेहूं और चावल उगाया जाता है जनरली। साउथ इंडिया में क्या है, कॉटन उगाया जाता है। अगर आप और साउथ में चले जाओ केरला में, वहां पे पीनट्स वगैरह उगाई जाती हैं, ये सारी चीजें, रबर वगैरह उगाया जाता है। ये सारी चीजें समझने के लिए ब्रिटिशर्स पूरे भारत में सर्वे करवा रहे थे। All the facts seem as necessary to know about to administer the region. सभी जो facts थे वो बहुत important लग रहे थे उस टाइम पे। From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. तो उससे पहला सेंसस कौन से साल में हुआ था? 1872। लेकिन रेगुलर सेंसस यानी हर 10 साल के पीरियड पर सेंसस होने कब शुरू हुए थे? 1881। तो आप मुझे गिन के बताइए कि अभी जो 2021 में सेंसस होने वाला था वो कौन से नंबर का सेंसस था, ठीक है, और वो 2021 वाला जो सेंसस है वो पोस्टपोन करके अब कौन से साल में होगा, ये आप मुझे बताइए। ओके, These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India. इन सर्वेस की वजह से हमें सिर्फ एरिया के बारे में समझ नहीं आ रही थी, हमें लोगों का भी ज्ञान हो रहा था, कहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, वो किसको वोट करना पसंद करेंगे, ये सारी चीजें, ताकि फ्यूचर में जब इलेक्शंस करवाए जा सकें तो उससे भी ब्रिटिश अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, ये जो सर्वेज होते थे बेटा उसकी वजह से काफी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हो गया कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या रहती है, नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, कहाँ पे कौन सी कास्ट ज्यादा है, ठीक है, रिलीजन कौन से रिलीजन के लोग कहाँ ज्यादा रह रहे हैं। इसके अलावा बोटानिकल सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थे। बॉटनी का मतलब पता है आपको? बॉटनी इज समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स। तो बोटानिकल सर्वेज प्लांट्स को समझने का एक सर्वे था कि कहाँ पे किस तरीके के पौधे उगते हैं, ठीक है, ये सारी। जूलॉजिकल सर्वेज यानी जानवरों को समझने के एक, जानवरों की पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को समझने का एक सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज की कहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे ये इंडस के आसपास का जो एरिया है ये रिकॉग्नाइज किया गया कि यहाँ पे अतीत के बहुत एविडेंसेस छुपे बैठे हैं, तो इसको हम ज्यादा खगोलने की कोशिश करेंगे एरिया को। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो का मतलब होता है बेटा ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी चीज, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है इंसान कैसे इतिहास में डेवलप होकर आए हैं, बंदरों से इंसान बने हैं, वो पूरा इतिहास एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पूरा प्रोसीजर जिसमें साइंस भी इन्वॉल्व होती है उसे कह देते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और इस चीज का सर्वे कि कहाँ पे इंसानों की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी करवाया गया। फॉरेस्ट सर्वेज करवाए गए ये पता करने के लिए कि कौन से स्टेट में कितने % एरिया पे फॉरेस्ट हैं। What official records don't tell us, ये इतना सारा रिकॉर्ड हमने कह दिया, भाई ब्रिटिशर्स ने इतनी हिस्ट्री सेव करके रखी है, प्रिजर्व करके रखी है, तो क्या उन्होंने सारी बातें बता दी हमें? नहीं, बहुत सारी बातें छुपा भी ली उन्होंने। क्या बातें छुपाई? From this vast corpus of records, we can know a lot. We can know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the officials thought and what they wanted to tell us. ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमें वही चीजें बताते हैं जो उस समय के ऑफिसर्स हमें बताना चाहते थे, जो वो ऑफिसर्स चाहते थे कि फ्यूचर के लोगों को पता चले। बहुत सारी बातें इसमें छुपाई गई हैं। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. ये कभी भी हमें जो मुंडा प्रोटेस्ट हुए थे उनके बारे में नहीं बताएंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये हमेशा जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको एक नेगेटिव एस्पेक्ट से प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। ये बताएंगे कि ब्रिटिशर्स भारत में क्या क्या चाहते थे, बट ये कभी नहीं बताएंगे कि भारतीय
ब्रिटिशर्स से क्या उम्मीद करते थे। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसके लिए हमें कुछ दूसरे टाइप के रिकॉर्ड्स को खगोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, जब हम ढूंढने लगते हैं तो ऐसा इतिहास बहुत अलग अलग फ्रेगमेंट्स में अलग अलग जगहों पे हमें पड़ा मिलता है। दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट दैन दी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन ये जो बाकी इतिहास है बिसाइड्स द ब्रिटिश हिस्ट्री, इसको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो सब कुछ आर्काइव्स में डेट वाइज स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन जो बाकी हिस्ट्रीज हमें मिली है, जैसे लोकल जमींदार से, लोकल रूलर्स की किताबें, ठीक है, जैसे ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, उनकी पॉपुलर बुकलेट्स जो उन्होंने लिखी होंगी, ये सारी जो लोकल बाजारों में बिकती थी, इनको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस फैली, यानी चीजों को प्रिंट किया जाने लगा, वैसे वैसे न्यूज़पेपर्स काफी प्रचलित हुए। अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने भी अपने अपने न्यूज़पेपर्स शुरू किए थे, और बहुत सारे टॉपिक्स को पब्लिकली डिस्कस किया जाने लगा, पब्लिकली टॉपिक्स पर बहस की जाने लगी। Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर लिखते थे पोएम्स, तो उनकी पोएम्स पब्लिश की जाती थी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। बहुत सारे अपने अलग फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जो न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश करते थे अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, इंसानों को, इंडियंस को अपने एनवायरनमेंट के लिए अवेयर करने के लिए, अपने आसपास की सिचुएशंस के बारे में अवेयर करने के लिए, ठीक है। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। अब ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जितने भी सोर्सेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, ये सभी रिकॉर्ड्स लिटरेट यानी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे। उनका क्या जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। लिटरेसी रेट वाज आई थिंक समवेयर अराउंड 15% जब भारत आजाद हुआ था, आई एम नॉट इवन श्योर कि उतना भी था। फ्रॉम दीज we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. इसी कारण हम शायद असली मायने में कभी समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग थे, और जो किसान वर्ग था, उसने इतिहास को झेला है, सहन किया है। द वर्कर्स इन द माइंस, माइन वर्कर्स की हिस्ट्री नहीं समझ सकते। पुअर ऑन द स्ट्रीट, जो रोड पे रहते हैं, उनका शायद हम इतिहास नहीं समझ पाएंगे। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। राजाओं के बारे में सुनना समझना बहुत आसान है, आम जनता के बारे में पता करना सबसे मुश्किल काम है। Yet this can be done if we make a little bit effort. इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर सोच के देख सकते हैं कि उनका इतिहास कैसा रहा होगा। When you read this book, you will see how this can be done. आपको इस किताब में यही चीजें खोलकर दिखाई जाएंगी कि कैसे किसानों को संघर्ष करना पड़ा, कैसे आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ा, कैसे जो क्राफ्टमैन थे, जो मटके बनाने वाले या फिर कपड़े बनाने वाले, अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाने वाले लोगों को सफर करना पड़ा ब्रिटिशर्स की वजह से। चलो ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये पढ़ लेते हैं। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी इंसानों के कंज्यूम करने के लिए जो चीज सही नहीं है। Newspapers provide accounts of the movements in different parts of the country. Here is a report of a police strike in 1946. अखबार की रिपोर्ट है, 1946 में पुलिस ने रिवोल्ट किया था, पुलिस ने एक स्ट्राइक की थी, उसकी रिपोर्ट है। More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning. ये अखबार में लिखा गया है, फ्राइडे को लिखा गया होगा प्रॉब्लली, तभी थर्सडे यूज किया वर्ड। तकरीबन 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने दिल्ली में खाना खाने से मना कर दिया, as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen. किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे ये पुलिस वाले? ये कर रहे थे अपनी कम सैलरी और गंदा खाना, जो मतलब इनका मानना था कि शायद गाय भैंस भी ना खाएं, उस खाने को सर्व किया जा रहा था, वो खाना इनको सर्व किया जा रहा था, उसका रिवोल्ट था ये, और इनकी कम सैलरीज का रिवोल्ट था। As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. जैसे जैसे ये खबर फैली, बाकी पुलिस थानों के कर्मियों ने भी खाना खाने से मना कर दिया। One of the strikers said, जो रिवोल्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, the food supplied to us from the police lines kitchen
इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसका कहना था कि जो खाना हमें दिया जाता है वो इंसानों के खाने योग्य नहीं है। Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat. गाय भैंस भी नहीं खाएंगी वो दाल रोटी जो हमें खानी पड़ रही है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया गया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो था ही, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट तो था ही उस टाइम का, बट जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स इसको प्रेजेंट करते हैं दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। ये देखिए ये 1857 यानी 1857 की एक क्रांति जो आप किताब में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, उसका एक ये ड्राइंग समझ लो, ड्राइंग बनाई गई थी। 1857 का रिबेलियन क्यों हुआ, जो सिपाही थे उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया, क्यों म्यूटनी की अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। सो बेटा दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। इसकी एक्सरसाइजेस हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। दिस लेक्चर वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी। सो बेटा ये था आज के इस लेक्चर में। इसका जो होमवर्क आपको मिलेगा वो आप स्कूलजी के डैशबोर्ड पे जाके पहले सबमिट कीजिए, उसके बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके उसमें भी शायद उस होमवर्क को भी एंड इसकी एक्सरसाइजेस को भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।